मेरी औकात मत गिनो। मेरी भूख ने इस देश का सच देखा है। देश गरीब नहीं है, देश को लूटा गया है। यहाँ मेहनत करने वाला भूखा है और लूट करने वाला सुरक्षित है। यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। यह कहानी एक ऐसे सफर की है जो बनारस की तंग गलियों से शुरू होकर दिल्ली के उस ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर तक पहुंचता है जिसे पूरी दुनिया नमन करती है। आज की इस दास्तान में आप देखेंगे कि कैसे एक अनाथ बच्चे की सिसकियां पूरे देश की सबसे बड़ी गूंज बन गई और कैसे फटे हुए कुर्ते के पीछे छिपा एक फौलादी इरादा सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों को झकझोर गया। यह कहानी सिर्फ कबीर की नहीं बल्कि उस हर इंसान की है जो अभावों में जी रहा है लेकिन जिसकी आंखों में आसमान छूने के ख्वाब हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जज्बा और सच्चाई किसी भी बाधा को पार कर सकती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल को अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब करें, इस कहानी को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लिखना न भूलें। अब पेश है पीटी साहब की कलम से यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी। बनारस की वह सर्द सुबह जब गंगा के घाटों पर कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं और घाट की सीढ़ियों पर बैठा 14 साल का एक लड़का जिसका नाम कबीर था, ठिठुरते हुए एक पुराने अखबार के टुकड़े को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कबीर का कोई अपना नहीं था सिवाय उस बूढ़ी दादी के जिन्होंने उसे मणिकर्णिका घाट के पास एक लावारिस गठरी में पाया था। दादी उसे प्यार से कबीर कहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि इस बच्चे की वाणी में वही कबीर वाला सच झलकता है। कबीर ने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था लेकिन उसे शब्दों से प्यार था। वह घाट पर आने वाले पर्यटकों के छोड़े हुए अखबार, फटी हुई किताबें और फेंके हुए पर्चे इकट्ठा करता और उन्हें रात में दिए की हल्की रोशनी में पढ़ता। उसके लिए हर शब्द एक नई दुनिया का दरवाजा था। उस दिन बनारस के उस छोटे से मोहल्ले में बड़ी चर्चा थी। 26 जनवरी आने वाली थी और पूरे देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही थी। कबीर ने अखबार में पढ़ा था कि इस बार दिल्ली के लाल किले पर बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। उसने सुना था कि वहां देश के सबसे बड़े लोग जमा होते हैं और वहां से जो बोला जाता है उसे पूरी दुनिया सुनती है। कबीर के मन में एक अजीब सी तड़प उठी। उसने अपनी दादी से पूछा कि दादी, क्या लाल किला सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? क्या वहाँ हम जैसे लोग कभी अपनी बात कह सकते हैं? लाल किला उस हर हिंदुस्तानी का है जिसकी रगों में इस मिट्टी का नमक है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किस्मत और कर्म दोनों का साथ होना जरूरी है। दादी, क्या लाल किला सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? कबीर ने उसी दिन तय कर लिया कि वह दिल्ली जाएगा। उसके पास पैसे नहीं थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन उसके पास एक पुराना झोला था जिसमें उसने अपनी सबसे कीमती चीज रखी थी, एक छोटी सी डायरी जिसमें उसने पिछले 3 सालों से अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात लिखी थी। दिल्ली की जनवरी वाली वह कपकपाती ठंड जो हड्डियों तक को सुन्न कर देती है, उस सुबह कुछ ज्यादा ही सर्द थी। सूरज अभी कोहरे की चादर से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर ही रहा था कि लाल किले के चारों तरफ हलचल शुरू हो गई। 26 जनवरी 2024 का वह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। रायसीना हिल से लेकर लाल किले तक सजी हुई लाइटें और फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। सुरक्षा का आलम यह था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हर तरफ काले चश्मे पहने सुरक्षाकर्मी और हथियारों से लैस जवान तैनात थे। आसमान में तिरंगे के रंगों वाले गुब्बारे छोड़े जा रहे थे और दूर कहीं बंड की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। लाखों लोग अपनी आंखों में गौरव और गर्व लेकर वहां जमा थे। टेलीविजन के हर चैनल पर लाइव प्रसारण चल रहा था। कबीर भीड़ के सबसे पीछे खड़ा था। उसकी देह ठंड से कांप रही थी लेकिन उसकी नजरें उस ऊंचे मंच पर टिकी थीं जहां तिरंगा लहरा रहा था। मंच सज चुका था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेशी मेहमान अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो चुके थे, लेकिन इस चमक धमक के पीछे, पर्दे के पीछे एक ऐसी अनहोनी घट चुकी थी जिसने बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए थे। देश के सबसे मशहूर युवा वक्ता और लेखक शौर्य खन्ना, जिन्हें उस दिन गणतंत्र के विषय पर मुख्य भाषण देना था, एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। वे अस्पताल में बेहोश थे और उनका मैनेजर बदहवास। दिल्ली की सड़कों पर लगे जाम और कड़े सुरक्षा घेरे के कारण कोई भी दूसरा वक्ता वहां समय पर नहीं पहुंच सकता था। भाषण का समय
सुबह 10 बजे था और घड़ी की सुइयां 9:20 का इशारा कर रही थीं। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उन्होंने राष्ट्रपति की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या हमें ये हिस्सा कार्यक्रम से हटा देना चाहिए? हाँ। बिना मुख्य भाषण के ये गौरवशाली दिन कुछ अधूरा सा लगेगा, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। तभी लाल किले के पिछले हिस्से में, जहां कूड़े के बड़े बड़े डिब्बे रखे थे और सुरक्षा की एक छोटी सी खिड़की खुलती थी, वहां कबीर खड़ा था। कबीर के पैरों में चप्पल नहीं थी। उसने एक पुराना और रंग उतरा हुआ कुर्ता पहना था, जो उसके शरीर के लिए काफी बड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर धूल जमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प और चमक थी। वह पिछले 3 दिनों से भूखा था, लेकिन उसके हाथ में अपनी वह पुरानी डायरी मजबूती से दबी हुई थी। कबीर ने जब वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों की बातचीत से सुना कि मुख्य वक्ता नहीं आ रहा है और सब परेशान हैं, तो उसके अंदर का कबीर जाग उठा। उसने सोचा कि क्या मेरी आवाज कभी वहां तक पहुंच पाएगी? क्या यह गणतंत्र मेरा भी है? उसने अपनी मुट्ठी भींची और सुरक्षा कर्मियों की नजर बचाकर उस घेरे की तरफ बढ़ा जहां मुख्य सचिव और कुछ बड़े अधिकारी खड़े थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सुरक्षा कर्मियों ने उसे फौरन दबोच लिया। उन्होंने उसे धक्का देते हुए कहा कि ए लड़के, पीछे हट। यहाँ क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने से खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जमीन पर गिरकर भी चिल्लाया कि साहब, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं जानता हूँ कि आज क्या कहना है। मेरी बात सुनिए, मैं इस देश का हिस्सा हूँ। चीख में इतना दर्द और इतना यकीन था कि प्रधानमंत्री, जो पास ही खड़े होकर सचिव से बात कर रहे थे, खुद मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जिसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में पहाड़ जैसी मजबूती है, वह कुछ कहना चाहता है। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया कि उस लड़के को उनके पास लाया जाए। जब कबीर उनके सामने पहुंचा, तो वहां खड़े सभी मंत्री और अफसर उसे घृणा और हैरानी से देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मैला कुचैला बच्चा प्रधानमंत्री के सामने खड़ा है। प्रधानमंत्री ने बड़े प्यार से उसका नाम पूछा। कबीर ने कांपते हुए कहा कि मेरा नाम कबीर है। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा कि बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें पता भी है कि ये मंच कितना बड़ा है? से वह मुड़ी हुई डायरी निकाली और कहा कि साहब, मैंने उन रातों को लिखा है जब मैं भूखा सोया था, और उन सुबहों को जब मैंने गणतंत्र के बारे में कुछ लिखा है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, इसे किताबों में नहीं पढ़ा। प्रधानमंत्री ने वह डायरी हाथ में ली। उसके पन्नों पर पसीने और मिट्टी के दाग थे, लेकिन उस पर जो बातें लिखी थीं, उन्होंने उनके दिल के किसी कोने को झकझोर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति की तरफ देखा और कहा कि आज हम किसी बड़े विद्वान का भाषण नहीं सुनेंगे। आज यह देश अपनी असली आवाज सुनेगा। आज यह बच्चा हिंदुस्तान का भविष्य बताएगा। मंच की सीढ़ियां चढ़ते हुए कबीर के पैर कांप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहा है। जैसे ही वह माइक के पास पहुंचा, वहां मौजूद लाखों लोगों की भीड़ में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। टेलीविजन के कैमरों के लेंस उसकी ओर घूम गए। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि यह फटे कपड़ों वाला बच्चा कौन है? क्या सुरक्षा में कोई चूक हो गई है? कबीर ने अपनी आंखें बंद की और बनारस की उन गलियों को याद किया, अपनी उस बूढ़ी दादी को याद किया और उस भूख को याद किया जिसने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। उसने बोलना शुरू किया कि नमस्ते, मेरा नाम कबीर है और मैं उस भारत से आता हूं जो आपकी इन चमकदार लाइटों और आलीशान सड़कों के पीछे छिपकर रहता है। उसकी पहली ही लाइन ने पूरे मैदान में जैसे बिजली दौड़ा दी। कबीर ने कहा कि मेरे लिए गणतंत्र का मतलब सिर्फ साल में 2 बार झंडा फहराना और राष्ट्रगान गाना नहीं है। मेरे लिए गणतंत्र का मतलब उस दिन पूरा होगा जब मेरी दादी को इलाज के लिए किसी अस्पताल के बाहर रात भर फर्श पर नहीं सोना पड़ेगा। गणतंत्र वह है जब किसी बच्चे को स्कूल की घंटी इसलिए नहीं सुनाई देती क्योंकि वह बाहर सड़क पर गाड़ियों के शीशे साफ कर रहा होता है। उसने बताया कि कैसे वह हर सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को देखता है और सोचता है कि क्या कभी उसे भी उन पन्नों को पलटने का हक मिलेगा जिन्हें वह कूड़े से बीन कर लाता है। उसने सामने बैठे गणमान्य लोगों की ओर मुड़कर कहा कि आप लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस माँ के आंसू देखे हैं जिसका बच्चा ठंड की वजह से दम तोड़ देता है क्योंकि उसके पास ओढ़ने को कंबल नहीं था? वह बच्चा भी इसी देश का नागरिक था। उसका भी इस गणतंत्र पर उतना ही हक था
जितना आपका है। जैसे जैसे कबीर बोल रहा था, लाल किले के मैदान में बैठी भीड़ मंत्रमुग्ध होती जा रही थी। उसकी बातों में कोई बनावटीपन नहीं था, कोई किताबी ज्ञान नहीं था, सिर्फ कड़वा सच था जो सीधे दिल पर चोट कर रहा था। कबीर ने आगे कहा कि हमें आपसे दान नहीं चाहिए, हमें आपसे सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। हमें वह मौका चाहिए कि हम भी अपने हाथों से इस देश की तकदीर लिख सकें। जिस दिन इस देश के हर गरीब बच्चे के हाथ में कलम होगी और उसके पेट में रोटी होगी, उसी दिन यह देश सच में स्वतंत्र होगा। जब उसने अपना भाषण खत्म किया और कहा कि जय हिंद, तब कुछ पलों के लिए वहां ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वक्त रुक गया हो, और फिर तालियों की ऐसी गूंज उठी कि दिल्ली का आसमान भी दहल उठा। लोग अपनी जगहों पर खड़े होकर इस नन्हे क्रांतिकारी के लिए तालियां बजा रहे थे। राष्ट्रपति ने खुद आगे आकर उसे गले लगा लिया और प्रधानमंत्री की आंखों में गर्व और पछतावे के मिश्रित आंसू थे। उस दिन के बाद कबीर की दुनिया पूरी तरह बदल गई। उसे देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति के साथ दाखिला मिला। सरकार ने उसकी दादी के नाम पर बनारस में एक बड़ा आश्रय स्थल और मुफ्त अस्पताल बनवाने की घोषणा की। लेकिन कबीर सिर्फ अपनी किस्मत संवरने से शांत नहीं बैठा। उसने पढ़ाई के साथ साथ एक मुहिम शुरू की जिसका नाम उसने रखा अपनी आवाज। एक अब पाठ अपनी आवाज। यह संगठन उन बच्चों के लिए था जिन्हें समाज ने भुला दिया था। कबीर अब दिल्ली की बड़ी कोठियों में नहीं रहता था, वह अक्सर उन झुग्गियों में जाता जहां वह खुद पला बड़ा था। उसने प्रशासन और बड़े बड़े मंत्रियों से लड़कर यह सुनिश्चित किया कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वह बनी है। आज 5 साल बीत चुके हैं। कबीर अब एक नौजवान है, लेकिन उसकी आंखों की वह चमक और सच्चाई आज भी वैसी ही है। वह हर साल 26 जनवरी को लाल किले पर जाता है, लेकिन अब वह सुरक्षा कर्मियों द्वारा धक्का नहीं दिया जाता। वह मुख्य अतिथि के तौर पर वहां बैठता है। फिर भी वह अपनी कुर्सी छोड़कर उन बैरिकेड्स के पास जाता है जहां छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव तिरंगे को निहार रहे होते हैं। वह उनके हाथों को अपने हाथों में लेता है और उनसे कहता है कि डरना मत, तुम्हारी आवाज में बहुत ताकत है। वह जानता है कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक इस देश का आखिरी बच्चा स्कूल नहीं चला जाता और जब तक हर भूखे को रोटी नहीं मिल जाती, तब तक कबीर का संघर्ष जारी रहेगा। कबीर की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, हमारे इरादे अगर फौलादी हों तो हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यह कहानी उन सभी के लिए है जो खुद को छोटा और लाचार समझते हैं। याद रखिए, आपकी आवाज की अपनी एक कीमत है और आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हमें उम्मीद है कि कबीर के इस साहस और उसकी जीत ने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि कबीर जैसे हजारों बच्चों को अपनी आवाज उठाने की हिम्मत मिल सके। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का साथ निभाते रहें। नमस्ते। क्या आप कबीर की इस यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहेंगे? क्या आप देखना चाहेंगे कि कैसे वह बड़ा होकर देश की राजनीति और व्यवस्था में बड़े बदलाव लाता है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स